भर के अंदर मान्यवर 1 साल के अंदर आयुष्मान भारत योजना का कवरेज किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा है तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं जम्मू कश्मीर के। और ये इसलिए है कि नरेंद्र मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री जी का अप्रोच है कि कोई भी गरीब इलाज के बगैर अपनी जान न गवा बैठे। मान्यवर यही इंसानियत है। तो हम तो जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत इसको ही लेकर आज चलते हैं और आगे पर इसको ही लेकर चलेंगे, मगर इससे कोई एक मतलब न निकाल दे कि भारत को तोड़ने वाली बात करने वालों के साथ भी यही रवैया रहेगा। हमारा अप्रोच स्पष्ट है, जो भारत को तोड़ने की बात करेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा, और जो भारत के साथ रहना चाहते हैं उसके कल्याण की हम चिंता। और मैं पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को कहना चाहता हूं, विशेषकर घाटी के भाइयों बहनों को कहना, किसी को डरने की जरूरत नहीं। ये दहशत जो फैलाई जा रही है, जो प्रचार हो रहा है, अपप्रचार हो रहा है, गुमराह करे, मत डरिए आप। एक बार अपने आप को भारत के साथ जोड़िए। भारत सरकार की जिम्मेदारी है आपके जानो माल की सुरक्षा करने की, आपके जीवन में को ठीक ढंग से जाए। भारत के कोई भी सूबे के अंदर जितना सुख सुविधा पहुंचा है वो सभी घाटी के लोगों को मिलना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार का मानना है। लद्दाख के अंदर बहुत सालों से हिल काउंसिल की मांग थी मान्यवर, मगर हिल काउंसिल बनाई नहीं जाती थी क्योंकि लद्दाख बहुत दूर का क्षेत्र है। इतिहास और भूगोल का बहुत वर्णन आजाद साहब ने किया। उनको तब से कई इलेक्शन हो गए, हमने अधिकार दिया। अधिकार भी तभी दिए थे, हमने अधिकार दिया। मैं आता हूं, फाइनेंस साहब, कैबिनेट मिनिस्टर, मैंने दर्जे दिए तब। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि पहली बार आर्थिक अधिकार और उनके फैसले खुद को करने का अधिकार हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। रिकॉर्ड क्लियर रहना चाहिए मान्यवर। अभी जब सारे सदन के सदस्य चर्चा कर रहे थे, मैं उनकी चिंता से मैं भी सहमत हूं। आर्टिकल 356 का उपयोग कम से कम करना चाहिए, हम भी मानते हैं, हम भी जानते हैं और हम भी ये स्पिरिट के साथ सहमत हैं। मगर जब यहां बैठे हो तब एक बात और वहां बैठे हो तब दूसरी बात मान्यवर कम से कम नहीं करना चाहिए। मैं थोड़े आंकड़े, क्योंकि विषय उठाया गया है, सदन के सामने रखना चाहता हूं मान्यवर। जब से देश आजाद हुआ तब से इस देश में कुल 132 बार 356 का अप्लाई हुआ, ये गिनकर 132 बार। कांग्रेस पार्टी ने 93 बार, अकेली कांग्रेस पार्टी ने 93 टाइम 356। मैं एक बात के लिए चर्चा करनी है तो भी सदन के अंदर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। हमने तो परिस्थिति जन्य 356 का उपयोग किया है। आपने तो केरल के अंदर सबसे पहली कम्युनिस्ट सरकार को गिराकर 356 का दुरुपयोग कैसे हो सकता है, इसकी शुरुआत ही आपके समय में हुई थी। और मैं नाम दूंगा तो फिर से लगेगा कि किसके समय में हुई थी, मगर इतिहास का हिस्सा है, सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के समय पर हुई थी। ये 356 कम से कम कांग्रेस के मित्र और ऑपोजिशन के मित्र कम बुला करे तो अच्छा है मान्यवर। एक बात आती है, प्रधानमंत्री जी ने सभी दलों के अध्यक्ष को बुलाया, लोकसभा के स्पीकर साहब ने सभी दलों के नेता सदन को बुलाया। एक बात आती है कि बिलों की चर्चा कमिटियों में नहीं हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी हो लोकसभा की, राज्यसभा की या सिलेक्ट कमेटी, कमेटियों के अंदर कम बिल जाते हैं। ये बात सही है, हम प्रयास भी करेंगे सुधरने का, व्यवस्था को सुधारने का, मगर जब अर्जेंसी होती है तब बिल को यहां लाते हैं और हम बिल के अंदर पर्याप्त चर्चा करने में आज भी मान्यवर 8 बजने वाले, समय देने में कोई कमी। सभी दलों ने अपना विचार रखा, मगर मैं थोड़ी बातें रिकॉर्ड पर रखना हूं माननीय अध्यक्ष, रिकॉर्ड क्लियर रहना चाहिए, कम से कम इस सदन का रिकॉर्ड क्लियर रखना है। यूपीए 2 के अंदर मान्यवर टोटल 180 बिल आए यूपीए 2 के अंदर, और 180 बिलों में से
125 बिल एक भी कमेटी के सामने नहीं गए थे। 180 में से 125। मान्यवर यूपीए 1 में 248 बिल आए। गुलाम नबी साहब 10 साल मंत्री रहे, हमारे आदरणीय आनंद जी भी रहे। 248 बिल आए, उसमें से 207 बिल कमेटी के सामने नहीं गए, एक भी कमेटी के सामने। और मैं हमारा रिकॉर्ड भी रखना चाहिए मान्यवर, उनका कह रहा हूं तो हमारा भी कहना चाहिए। हमारे समय के अंदर 180 बिल आए, इसमें 124 कमेटी के अंदर जाकर आए। रिकॉर्ड हमारा अच्छा है, फिर भी हम चाहते हैं कि जब जल्दबाजी नहीं होगी, जरूर इस पर विचार करेंगे, मगर जब विचार करते हैं कोई चीट पकड़ा दे तो अपने समय में क्या हुआ था ये भी जरा सोचकर बोलिए, तो जनता को भी अच्छा लगेगा, सदन को भी अच्छा लगेगा। मान्यवर मान्यवर चुनाव की बात करी, जो आज जो मैं संकल्प लेकर आया हूं, इस पर स्वाभाविक रूप से सबने चुनाव की बात कही, सबने इसके समर्थन का विश्वास दिला। इसके लिए भी मैं सरकार की ओर से गुलाम नबी साहब और बाकी सभी दलों का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि कश्मीर समस्या पर हम एक मत हैं। मान्यवर, जब तक चुनाव का सवाल है, मैं बताना चाहता हूं, एक मुद्दा बार बार उठा गया कि विधानसभा और पंचायतों के चुनाव हुए, खून का कतरा नहीं बहा। लोकसभा के चुनाव हुए, खून का कतरा नहीं बहा। तो स्थिति अच्छी है, चुनाव होने चाहिए। और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ में क्यों नहीं हुए? भाई हम तो कहते हैं देश भर के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ हो, आप ना बोलते हो, और यहां क्यों नहीं हुए इसकी भी मैं बात करूं। मान्यवर, हम तो कहते हैं कल अभी बोल दे, कल मैं बिल लेकर आ जाऊं लोकसभा के अंदर और पूरे देश भर के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है मान्यवर। परंतु अभी अरे सुन लो, बैठ के बात दें साहब, मैंने धैर्य से कान पर मशीन लगाकर सबको सुना है। मेरी अपेक्षा है सब मुझे भी सुने और आप मुझे रक्षण दीजिए साहब। दूसरा मुद्दा आया है कि 2 चुनाव साथ में क्यों नहीं, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस सदन के सामने, आपकी सारी बातों को सम्मान से मानने के बाद स्पष्ट करना चाहता हूं। श्रीमान, लोकसभा के चुनाव के अंदर सिर्फ 6 सीट होती है, प्रत्याशियों की संख्या कम होती है। हम सबको मालूम है, आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी स्थिति हम नहीं निर्माण कर पाए। सभी दल मिलकर, मेरा सामने विपक्ष में सभी दल मिलकर, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, मगर ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं हो पाया कि प्रत्याशियों को सुरक्षा दिए बगैर हम चुनाव कर पाए। तो विधानसभा के चुनाव कराने हैं, कम से कम 1000 प्रत्याशी बढ़ते हैं मान्यवर। 1000 प्रत्याशियों के प्रचार, उनकी छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंग, उनके गांव में जाने के दौरे, उनकी बड़ी सभाएं, सभी राष्ट्रीय नेताओं का गांव तक का दौरा, ये सारों को जो सुरक्षा कवर देने का मामला है, साथ अर्थ में सुरक्षा बलों ने अपनी असमर्थता चुनाव आयोग के सामने जाहिर की थी। ये चुनाव एक साथ अगर कराते हैं तो हम देश के बाकी हिस्सों में भी चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी सुरक्षा बल की तैनाती करनी है, और इसलिए हम चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। विधानसभा और लोकसभा, किसी को शौक नहीं राष्ट्रपति शासन के जरिए शासन करने का। आजाद साहब, हमारे पास सरकारों का अकाल नहीं, ईश्वर की कृपा है, मोदी जी लोकप्रिय है, 16 सरकारें हैं साहब, हमारे पास सरकारों का अकाल नहीं, 16 सरकारें, किसी को शौक नहीं है। मगर साच अर्थ में सुरक्षा कंसर्न के कारण ही चुनाव नहीं कराए गए थे। अब चुनाव क्यों नहीं कराए? इसलिए कि लोकसभा के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के दौरान भी रमजान था, उसके बाद में अमरनाथ यात्रा आती थी, इसलिए चुनाव फिलहाल न कराने का सुरक्षा बलों का ही सजेशन था, जम्मू कश्मीर सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन का था, और ये फैसला चुनाव आयोग ने लिया। आदतन गुलाम नबी साहब बोल दिए कि आप करा दो चुनाव। हम कांग्रेस नहीं है साहब, हमारे समय में तो चुनाव आयोग ही चुनाव कराता है। आप जब थे तब ऐसा था कि सरकार ही चुनाव करा देती थी, हम तो नहीं कराते, चुनाव आयोग चुनाव कराता है, जो उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। मान्यवर, मैं कैसे करा दूं बता? अगर मैं कराता हूं तो एक गिलास पानी पीकर अभी कह दूं चलो कल से चुनाव,
मगर बाद में आप कहेंगे चुनाव आयोग भी आप चला रहे हो। मैं नहीं चला था चुनाव आयोग, मेरे मन में भ्रांति भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। मान्यवर, चुनाव मैं नहीं करा सकता, मगर मैं इतना जरूर कहता हूं कि चुनाव कराने की स्थिति जब भी चुनाव आयोग मानेगा और सरकार को इंगित करेगा, हम एक दिन की भी देरी नहीं करेंगे, तुरंत चुनाव में। इतना मैं सदन को निश्चित रूप से कह सकता हूं। मान्यवर, अभी राम गोपाल जी शायद गलती से बोल गए हैं, मगर मैं एक बात रिकॉर्ड पर न रही इसलिए क्लियर करना, पूरा कश्मीर विवादित है, कुछ विवादित नहीं है। राम गोपाल जी, ना कश्मीर विवादित है, ना पाक ऑक्यूपाई कश्मीर विवादित है, ये सब भारत का अभिन्न अंग है। मैं कश्मीर विवाद, मैंने कहा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारी है, उसकी भी बात। साहब, आपकी भावना यही होगी, मगर आप आपका भाषण भी करेक्ट करा लीजिए, मैंने ध्यान से सुना। मैं ऐसा नहीं कहता आप मानते हैं, मगर रिकॉर्ड क्लियर करने के लिए मैं बोल रहा हूं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि पीडीपी के साथ गठबंधन आपने क्यों करा। मैं आज इस सदन के माध्यम से सभी सदस्यों को और देश की जनता को भी कहना चाहता हूं, पीडीपी के साथ हम गठबंधन करें, ये हमारा फैसला नहीं था, जम्मू कश्मीर की जनता का फैसला था। एक खंडित जनादेश मिला था मुझे, और खंडित जनादेश भी इस प्रकार का मिला था कि जिसके अंदर कोई भी दो दल अगर इकट्ठा नहीं होते हैं तो बहुमत की संभावना ही नहीं। एनसी ने अपना रुख कायम कर दिया था, कांग्रेस ने अपना रुख कायम करते, उनकी संख्या से सरकार बन नहीं सकती थी। मान्यवर, कोई कम समय नहीं गया था, काफी समय तक उस वक्त भी राष्ट्रपति राज्यपाल शासन रहा। जब कुछ नहीं हुआ तब एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत हम आगे बढ़े और हमने सरकार बनाई थी। मगर जब हमें लगा कि अलगाववाद को बढ़ावा मिल रहा है, पानी सर के ऊपर जा रहा है, हमने तनिक भर भी देर नहीं करी, समर्थन वापस लिया और हम सत्ता से। ये सरल नहीं होता है गुलाम नबी साहब। एक उदाहरण बताए कांग्रेस पार्टी कि वो सत्ता में और छोड़कर निकले, एक उदाहरण मैं तो नहीं ढूंढ पाया। 55 की आयु मेरी भी हो गई, मिलता नहीं। हम तो छोड़कर निकले हैं साहब, और कश्मीर के लिए निकले हैं, घाटी के लिए निकले हैं, कश्मीर की जनता के लिए। महोदय, उस वक्त वहां जब राज्यपाल शासन लगाया गया, उस वक्त भी पूर्ण प्रयास किए गए थे कि सरकार बने। वोरा साहब गवर्नर थे और सरकार बनाने के पूरे प्रयास किए थे, मगर जब कोई आया नहीं तो राष्ट्रपति शासन हुआ। मान्यवर, डेरेक ओबेरो जी बड़े सम्मानित नेता हैं और उनके मन में थोड़ा मेरे विभाग के लिए मलाल है कि हमने 2 एडवाइजरी इश्यू कर दिए एक सप्ताह के अंदर वेस्ट बंगाल को। और उन्होंने मुझे पूछा, मान्यवर,